नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। बलूचिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी पर हुकूमत का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वजीर आजम ने दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटने का ऐलान कर दिया है। इस्लामी बैंकिंग में घपलों के इंकशाफात की हकीकत आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगी। हम बात करेंगे लाहौर में अंडरवर्ल्ड की लड़ाई में शिद्दत क्यों आ गई है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ या एहतजाजी सियासत के सामने हुकूमत की बिछाई गई चालों की। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के गिर्द एक दायरा खींच दिया है और इसकी पूरी कोशिश है कि तहरीक इंसाफ इस दायरे से बाहर ना निकल सके। पैदर पे मुकदमात, जेलें, इसके साथ साथ जो है वो छड़ियां और हथकड़ियां, जुलूसों पर रोक टोक, मखसूस नशिस्तें न देना, चाहे इसके लिए अदलिया से महाज आराई ही क्यों ना करना पड़े, और अदालती तरमीम। तहरीक इंसाफ को दायरे में रखने का मकसद पूरा करने के लिए हुकूमत 6 जहती हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है। हुकूमत की पहली हिकमत अमली तो यही है कि बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस का जाल बुन दिया गया है। ऐसा जाल कि अगर एक केस में इन्हें रिहाई मिलती भी है तो दूसरे केसेस की वजह से वो जेल से बाहर नहीं आ पाते। राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुस्तकबिल करीब में बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई नजर नहीं आती। एहसन इकबाल भी कहते हैं कि बानी PTI को रिहाई तब मिलेगी जब वो अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। जब तक अपनी हट धर्मी पे, अपनी जिद और झूठी अना के ऊपर अड़े रहेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि उनके मसाइल में कोई कमी आएगी। और मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि उनकी नियर फ्यूचर में जमानत होने जा रही है। मैं वाजे करना चाहता हूं कि आपके लीडर को NRO नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ को एहतजाज से भी रोका जा रहा है। तहरीक इंसाफ जब और जहां जलसे का इरादा करती है, हुकूमत वहां दफा 144 नाफिज कर देती। अभी आखिरी जलसा जो तहरीक इंसाफ ने मुलतवी किया वो 22 सितंबर को इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में था। इसके लिए तो हुकूमत ने इजाजतनामा भी जारी कर दिया था, लेकिन जलसे से सिर्फ एक रोज पहले वो इजाजतनामा मनसूख किया गया। अब तहरीक इंसाफ ये जलसा 8 सितंबर को करेगी। आज बानी तहरीक इंसाफ ने कहा है कि इस्लामाबाद जलसा मुलतवी करने पर कारकुनों में गुस्सा है। अब 8 सितंबर का जलसा किसी सूरत मुलतवी नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने 27 अगस्त को लाहौर का जलसा भी मुलतवी किया, जिसकी नई तारीख अब 15 सितंबर दी गई है। एक तरफ हुकूमत जलसे की इजाजत देने से ही इनकार कर देती है, दूसरी जानिब यह भी कहती है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं रहे। ऐसा रखते हैं तो उम्मीदें तो बहुत होती हैं, लेकिन उम्मीदें पूरी नहीं होती, तवक्कुआत पूरी नहीं होती, लोग नहीं निकलते और फिर कैंसिल करना पड़ता है। अदालती मामलात पर कानून साजी भी तहरीक इंसाफ को दायरे में रखने की हिकमत अमली करार दी जा रही है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून पर हसनात मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत जजेस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल तक बढ़ाने पर गौर कर रही है। इसका बराह रास्त फायदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को होगा, जो 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। जबकि तहरीक इंसाफ इस उम्मीद में थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के बाद इसके लिए रिलीफ होगा, इसीलिए वो जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत बढ़ने के मुमकिना फैसले के खिलाफ है। गुज़िश्ता रोज बानी तहरीक इंसाफ ने अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ मिलकर PTI का मैंडेट चोरी करने की साजिश कर रही है। यह बाज़ गश्त भी है कि चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीका कार बदला जा रहा है। एक आईनी तरमीम ये कि आप जो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के जी और हाई कोर्ट्स के, उनकी जो मुद्दत है उसमें इंक्रीज कर दें, उसको 2-3 साल के लिए बढ़ा दें। और दूसरी एक ट्राई हो रही है कि सीनियर मोस्ट नहीं बल्कि सीनियर मोस्ट के जो 5 सीनियर सबसे जजेस हैं, उनमें से किसी में से एक को जज बना दिया जाए। और फिर उसकी तीसरी एक और अटेम्प्ट हो रही है जुडिशल रिफॉर्म के नाम से, और वो ये है कि तादाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बढ़ा दी जाए। लेकिन इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत होगी और आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होगी, जो इस वक्त हुकूमत के पास है नहीं। इसका हल भी हुकूमत ने यह निकाला है कि वो अदालती फैसलों पर अमल करने की बजाय आईनी और कानूनी मज़ाहमत कर रही है, और यही हुकूमत की चौथी हिकमत अमली है। हुकूमत की कोशिश है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें न दी जाएं, और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के साथ महाज आराई पर भी कमर बांध चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया तो
हुकूमत वो अदालती फैसला बेअसर करने के लिए तरमीमी बिल ले आई। इस बिल के मुताबिक जिस उम्मीदवार ने इंतखाबी निशान के हसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराया वो आजाद तसव्वुर होगा। दूसरा ये कि मखसूस मुद्दत में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने की सूरत में कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं होगी। तीसरा ये कि किसी भी उम्मीदवार की जानिब से मुकर्ररा मुद्दत में एक मरतबा किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार नाकाबिल तनखीस होगा। और कानून के खिलाफ वर्जी क्योंकि ये लोग कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हमें सुप्रीम कोर्ट से फिर रिलीफ मिलेगा। हम लोग अदालतों में जाएंगे और इसको रिवर्स कराएंगे। ये हुकूमत शहबाज शरीफ की ये अपनी जो करप्शन है उसको ये कवर करने की बेढोंगी इनकी कोशिश है। हुकूमत की हिकमत अमली भी है कि बानी तहरीक इंसाफ की मीडिया तक रसाई महदूद कर दी जाए। आज भी जब अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ सहाफियों से गुफ्तगू रहे थे तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मीडिया नुमाइंदों को सवाल करने से रोकते रहे। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज बनाने और फैलाने के खिलाफ सख्त कानून साजी, इंटरनेट पर फायरवॉल की तंसीब और चंद वेबसाइट्स तक रसाई पर पाबंदी को भी इसी तनाजुर में देखा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के बयानिए का रास्ता रोका जाए। क्या हुकूमत की ये 6 जहती हिकमत अमली तहरीक इंसाफ का रास्ता रोक पाएगी? बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जनाब मियां जावेद लतीफ साहब से। मियां साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, मैं कुछ जो है जिमनी मामलात उन पे बाद में आऊंगा। एक अगर मैक्रो लेवल पे बात की जाए सर, तो इतना कुछ एक जमात को रोकने के लिए सर क्या रियासत का सिर्फ एक ही काम रह गया? शुक्रिया अली हैदर साहब, मगर मैं गुजारिश करूँगा कि अगर हम एनालिसिस तजिया आज़ादाना और किसी पसंद नापसंद की बुनियाद पे ना करें तो मेरे ख्याल लोगों को बात समझ आ जाएगी कि अभी आपने 2-3 बातें कही। एक बात आपने ये कही कि एक जमात को एहतजाज से रोका जा रहा है या एक जमात को जलसे जुलूस करने ही नहीं दिए जाते या उस जमात के गिर्द जो है एक दायरा लगा दिया गया है। दायरा भी उन्होंने ख़ुद लगाया। और जहाँ तक एहतजाज का तल्लक है तो मुझे अली हैदर ये बताएं कि दुनिया भर में जहाँ जमहूरियत है वहाँ जलसे जुलूस रैलियाँ होती हैं, मगर जिस जमहूरी मुल्क में पुरतशद्दद एहतजाज शुरू हो जाएं वहाँ की मईशत का बेड़ा गर्क हो जाता है और या वहाँ वो रियासत टूटने का उस पुरतशद्दद एहतजाज की वजह से सबब बनती हैं चीज़ें। अब आ जाएँ कि क्या पाकिस्तान के अंदर 2014 से जब से मसूफ ने ये सिलसिला शुरू किया है, पाकिस्तान के अंदर कोई इंतशार पैदा करने का कोई एक लम्हा इसने जाने दिया है हाथ से? और क्या बार बार इंतशार पैदा करने के मौके खुद नहीं पैदा किए इसने? और क्या जब ये खुद एतराफ़ करते हैं कि जनाब मैं पेट्रोल बम ज़मान पार्क के अंदर से इस्तेमाल करता रहा, खुद ये कह रहे हैं, आप मैं तो देखते रहे थे ना, वो खुद कह रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि जिस जमात के अंदर पेट्रोल बम फेंकने को जुर्म ना समझा जाए और वो भी आइन कानून पर अमल दरामद करवाने वाले अदारों के ऊपर, तो उसके बाद भी आप ये तवक्को रखते हैं कि जलसे जुलूस या रैलियां पुरअमन हो सकती हैं? कोई एक जलसा जुलूस, और ख़ास तौर पर मैं ये अर्ज़ करूँगा 9-10 मई से पहले का लोग कहते हैं और ख़ास तौर पर आप जैसे भी कुछ हजरात ये कहते हैं कि 9-10 मई की आड़ में सब कुछ आप कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, अभी 9-10 मई नहीं हुआ था, ननकाना साहब में जलसा हो रहा था, स्टेज पे इमरान खान खड़े थे और उसके साथ खड़े शेख रशीद कह रहे थे आग लगा दो, जला दो, मार दो, मर जाओ। भाई आप तो पहले दिन से ट्रेनिंग तरबियत लोगों को ये दे रहे थे। आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह के घर जब ये लौ लश्कर लेके गए थे और उसके घर के बाहर खड़े होकर इमरान खान कह रहे थे कि इसको मूँछों से पकड़ के मैं खींचूंगा, कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर खड़े होकर कहते थे मैं गिरबान से पकड़ के नवाज शरीफ को ले आऊँगा। आप देखें कि रायविंड जब जाती उम्रा का जो रास्ते थे वो इन्होंने बंद करके कहा कि मैं इनके घर वालों को
मतलब खुदा का खौफ करें यार। आप लोगों के घरों पे हमले करते हैं, आप अदारों पे हमले करते हैं और चलते चलते फिर आप इस नहज तक आ जाते हैं कि 9-10 मई आप कर देते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना कभी पहले किसी सियासी जमात ने ऐसा सोचा, ना शायद आइंदा कोई सोच सके। मगर अगर आप इसको रोकेंगे नहीं, आप इस विंडो को बंद नहीं करेंगे, आप इस दरवाजे को बंद नहीं करेंगे और इन मुजरमों को सजा नहीं देंगे तो ये विंडो खुल जाएगी, ये रास्ते खुल जाएंगे, आइंदा भी कोई करके दिखाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दायरा बना, जो आप कह रहे हैं कि पीटीआई के गिर्द बनाया गया, हमने नहीं बनाया, उनके करतूत, उन्होंने जो अमल किया उसकी वजह से वो दायरा बना। और जहाँ तक रैलियाँ या जलसे जुलूसों का तल्लक है तो मुझे ये बताएं, जो आप फरमा रहे हैं कि तरनोल का जो जलसा मनसूख हुआ, क्या इमरान खान को मैंने जाके कहा था सुबह 7 बजे के जलसा मनसूख कर दें, या रात को जो पैगाम रसानी हो रही थी वो हुकूमत वक्त के जरिए पैगाम रसानी हो रही थी या उनके जरिए हो रही थी? सर प्लीज ये तो बताएं, वो क्या पैगाम रसानी थी? सर अली हैदर एक सेकंड ना यार, मैं वही कहना चाहता हूँ जो वो खुद बड़े मजे से कहते हैं कि हमारे राब्ते फिर जो हैं वो जुड़ गए हैं, या राब्ते फिर से हमारे शुरू हो गए हैं उन्हीं से जिनके खिलाफ वो सादक और अमीन या मीर जाफ़र मीर सादक वो कहा करता था, सादक और अमीन का सर्टिफिकेट लेने वाला। मगर आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ आप लोगों को उकसा रहे हैं अदारों के खिलाफ और दूसरी तरफ रातों को आप उन्हीं से मुज़ाकरात करते हैं। आप एक तरफ लोगों के बच्चों को 1.5 साल से आपने जेलों में रुलने के लिए रखा हुआ है और आप जेल में देसी मुर्गी खा रहे हो। आप लोगों के बच्चों को ज़िबा करवाना चाहते हो और अपनी अलीमा बाजी को एक केस में जो है वो गिरफ्तारी से भी बचाते हो और लोगों की बेटियों को, लोगों की माओ बहनों को, लोगों के बच्चों को आप कुर्बानी का बकरा बना रहे हो। इस तरह रियासत नहीं चल सकती। और दूसरा मुझे ये बताएं, और कोई शख्स मुझे ये अपने दिल पे हाथ रख के जो वाबस्तगी पीटीआई से भी रखता है वो भी बताए कि 3.5-4 सालों में जब इसकी हुकूमत थी कोई एक नेशनल काम बताए जो नेशनल अप्रोच से इसने किया हो, जो आने वाली नस्लों को उसका फ़ायदा मिलता हो, कोई एक काम बता दे। नहीं बता सकता, मगर इंतशार का मैं एक लंबी लिस्ट गिनवा सकता हूँ कि जब से ये आया है मुल्क के अंदर इंतशार किस तरह पैदा किया जाता है और करवाया जाता है। अच्छा, तो मियां साहब ज़रा एक बड़ी वो ना एक वो तजस्सुस होने लग गया मुझे। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी, उस पर प्लीज़ थोड़ी रोशनी मज़ीद डालिएगा। ये वाकई खबर तो यही थी कि पता नहीं क्या अचानक से सुबह 7 बजे उन्होंने जलसा मुलतवी कर दिया। हालांकि कहते तो ये है कि आप लोगों ने बड़ी पकड़ दकड़, बड़ी सख्तियां की, लेकिन लोग इनकी आ गए थे। फिर भी किससे मुज़ाकरात हुए थे सर रात को? क्या बात हुई थी? किसने इनको कोई अच्छा नहीं झंडी, हरी झंडी दी? अली हैदर मेरे भाई, पहले तो आप ये कह दें कि बड़ी तादाद में लोग आ गए थे। इन्होंने पूरे पाकिस्तान का जलसा रखा हुआ था। 9 बजे या 10 बजे अनाउंसमेंट हुई है कि जलसा नहीं हो रहा। किस किस जगह काफिले रुके थे? कोई फुटेज आपके पास है? पाकिस्तान भर से आ रहे थे ना लोग, तो कहीं भाई लोग तो निकले होंगे ना रात को। लोग कोई सुबह अर्ली मॉर्निंग निकला होगा, मगर कोई मोटरवे पे, कोई जीटी रोड पे कोई काफिला रुक गया हो और वापस जा रहा हो, उसकी फुटेज आपको नजर आई हो? कोई आया ही नहीं था। उनके इल्म में था कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो किन से मुज़ाकरात कर रहे हैं और आखिर में हमने करना क्या है। अच्छा, वो खुद बड़े फख्र से बताते हैं, सीना तान के बताते हैं कि मैं हमारे राब्ते हैं। और मुझे ये बताएं, कभी ऐसा तसव्वुर आप कर सकते हैं कि आप साइफर लहराएं और जिस रियासत को गालियां दें उसी रियासत की कांग्रेस जो है वो आपके लिए करारदाद मंजूर करे और फिक्रमंदी का इजहार करे, तशवीश का इजहार करे कि हमें गालियां देने वाला जो है वो मुश्किल में है, उसको कंफर्टेबल जोन में लाया जाए। और जिस अपना आप कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जिनके खिलाफ मार कुटाई जिनके खिलाफ कर रहे हैं, 9-10 मई में जो लोग मुलव्वस हैं वो जो हैं वो चीफ मिनिस्टर लगा दिए जाए। कभी मैंने इस तरह के वाक़यात पहले तो नहीं देखे न सुने हैं।
अब मैं देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। अच्छा, तो सर ये इनको मिला क्या बदले में? मतलब जलसा मुलतवी किया तो बदले में क्या मिला होगा इनको जब मुज़ाकरात हुए? एक और दूसरा ये, क्या आपको हैरानी या तशवीश नहीं हुई कि इनके राब्ते हुए क्यों हैं, क्यों राब्ते कर रहे हैं? ये तो वो लोग हैं बकौल एस्टैब्लिशमेंट के, हुकूमत के, कि जो रियासत पे हमला आवर हुए थे, फिर इनसे किस बात के मुज़ाकरात? बात यही है ना भाई कि जो रियासत पे हमला हुए हैं 1.5 साल होने को है, तो भाई आज तक कटहरे में क्यों नहीं खड़ा किया जा सका? और कई लोग जो जमानतों पे बाहर निकल आए, कैसे रियासत पे हमला करने वाले बाहर आ गए? सवाल तो ये उठता है कि 9-10 मई करने वाले जो इन्वेस्टिगेशन अदारों ने, और ख़ास तौर पे मैं लाहौर का बार बार जिक्र करता हूँ कि लाहौर के एक ताकतवर शख्स ने जो मुलव्वस थे जिन्ना हाउस हमला करने में, उनको पैसे लेके छोड़ा, और अच्छा। उनकी फुटेज भी मौजूद है, इंटेलिजेंस अदारों को भी पता है, इसके बावजूद छोड़ दिया। तो भाई सवाल ये उठता है कि आप, एक फेज ये है कि आप मुलव्वस लोगों को अपनी मर्जी से छोड़ भी देते हो, पैसे लेके छोड़ते हो, अप्रोच होके छोड़ते हो, मगर छोड़ते हो, और कुछ को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको कहते हो कि आप घरों को चले जाओ। तो फिर सवाल तो ये पैदा होता है कि भाई आप अपनी मर्जी से पोर्शन वाइज अलग करते जा रहे हो, और रियासत अपने लिए इंसाफ मांग रही है 1.5 साल से, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। तो आप कौन सी पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हो, या कौन सी दावत दे रहे हो कि आइंदा भी कोई करे और ताकतवर तरीके से, ताकतवर जत्थे लेके, मुसल्ला जत्थे लेके करेगा? जितना बड़ा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा उतना ही ज़्यादा मकबूल होगा, और उतने ही ज़्यादा जेलों में उसको रिलीफ दिया जाएगा, या इतना ही उसको इंसाफ देने वाले अदारों से सहूलतकारी मैसर आएगी? ये सारी चीजें कौम देख रही है। ठीक है मियां साहब, इंतहाई मशकूर हूं सर कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे मियां जावेद लतीफ़ साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा। अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। खोसा साहब, आपको तो हर तरफ से घेर लिया गया है सर, और अभी मियां साहब भी बात कर रहे थे कि आप अपने दुश्मन खुद हैं, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार चुके हुए हैं। मुझे ये बताइए सर कि इस सब के बीच में आप निकलेंगे कैसे? क्या तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल है वो तारीक नहीं होता जा रहा दिन ब दिन? देखें अली, मुझे बल्कि आप किस जमाने की बात करते हैं, दिल जलाने की बात करते हैं। ये 2024 है भाई, ये कोई 60 की दिहाई नहीं है, 70 की दिहाई नहीं है, 80 की दिहाई नहीं है कि एक PTV होता था, एक जो है पाकिस्तान टाइम्स होता था, और जो दिल करता था वो ऑफिशियल बुलेटिन आप देते थे। अब तो बाबा बांग्लादेश की जरा देख लीजिएगा, उससे ज्यादा तो जबिलत और जो है कंट्रोल और डिक्टेटरशिप कहीं थी ही नहीं। और वो माशाअल्लाह उसकी बेटी थी जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी, अगलों ने उठा के इसलिए फेंका बुरी तरीके से। जब आवाम कि जब आप धुतकारते हो मैंडेट को, जब आवाम की आप गले दबाते हो, जब आप उनकी आवाज़ को पाबा सलासल करते हो, जब आप उनके हकूक सलब करते हो, तो फिर कोई आपकी खुशहाली जो है वो माशी भी काम में नहीं आती है। तो आप जरा होश के नाखून लें। क्यों आप तारीख से सबक नहीं सीखते? इर्द गिर्द के माहौल से क्यों आप नहीं देखते? तो आप देखें जरा बंगाल क्या हो रहा है इस वक्त, अफगानिस्तान अपना बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। अच्छा। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन सर एक सवाल है ना साहब, मैंने आज तक जिंदगी में सवाल नहीं किया किसी से सर। तो आप क्या चाहते हैं? I never questioned this ever in my life सर। सड़कों पर निकले और फिर जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ खोसा साहब, कि सारा कुछ तहस नहस हो जाए। खुदा का खौफ करें भाई, कानून और आइन के मुताबिक ममलिकत रियासत खुदादान को चलने दें, वगैरह ऐसे मुल्क नहीं चला करते। सर मेरा सवाल ये है, जो कि मैंने आज तक टेलीविजन पे बैठ के ये सवाल नहीं किया, मुझे नहीं पता कि इसका क्या रिएक्शन आता है, और ये मैं बराह रास्त आवाम की बात करने जा रहा हूँ। क्या जिनकी मिसालें आप दे रहे हैं, क्या ये वो आवाम है? क्या ये इतनी बेदार कौम है कि ये निकलेगी? आपको लगता है क्या ये बांग्लादेशी कौम की तरह या
ईरानी इनकलाब की तरह की कौम है सर? देखिए अली हैदर साहब, मैं आपको क्या कहूं कि बादशाह सलामत खुद तो जो है पापाए रोम बन गए और अपने भाई साहब को उन्होंने वजीर आजम बना दिया, अपने समदी साहब को डिप्टी वजीर आजम बना दिया, अपनी दुख्तर नेक अख्तर को पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर बना दिया। 17 सीटें, सिर्फ 17 सीटें जीतने वालों को ये सारा इक़्तिदार सौंप दिया गया जैसे 25 करोड़ अवाम ये कीड़ा मकोड़ा है। और आपने इनको भी मुक़्तदर न किया क्योंकि वजीर खजाना भी आपने इनका मर्जी का ना लिया, इनकी पार्टी से ना लिया, वजीर दाखिला भी इनकी पार्टी से ना लिया, वजीर जो है आला बलूचिस्तान भी इनकी पार्टी का ना लिया। तो मुझे बताएं कि क्या आप चाहते हैं? बेड़ा गर्क कर दिया जो है मोहसिन नकवी ने पंजाब का, जिस तरीके से चादर और चार दीवारी को तबाह किया, इखलाकियात को तबाह किया, लोगों के चादर घरों में घुसकर जो है मारा गया, और जहां जो कुछ किया जा रहा है इस वक्त माशाअल्लाह वो इनहेरिट कर रही है, आईजी वही है और बराह रास्त वो चला रहा है, और उसका इहाता सारे मुल्क पर जिस अंदाज से दहशतगर्दी फैल गई है और जिस तरह लाकानूनियत है वो भी आपके सामने है। ये वजीर दाखिला की कारकर्दगी है। अब आ जाइएगा उनका माशाअल्लाह बलूचिस्तान में उन्होंने क्या जाके कहा, उन्होंने कहा कोई ऑपरेशन नहीं करना चाहते, ये तो एक बलोच इंसर्जेंसी एक SHO की मार है, एक SHO की मार है। ये वही जहनियत है। बदकिस्मती से वहां भी इन्होंने पंजाबी कार्ड खेला और पंजाबी बसों में से उतार के बलोचियों ने एक एक गिन कर 24-25 बंदों को जो है शहीद किया। तो ये क्या समझते हैं इनकी फियफडम है? और अगर क्रिकेट में घुसे मौसूफ ने तो पाकिस्तान जो दुनिया की एक अजीम तरीन जो है यानी टीम थी, जो T20 में भी नंबर 1 थी, जो 1 डे में भी नंबर 1 थी, जो 5 डेज क्रिकेट में भी नंबर 1 थी, उसका तबाह करके बेड़ा गर्क करके रख दिया इस मोहसिन नकवी साहब ने। तो मुझे नहीं समझ आती है कि आप इस किस्म के लोगों को आगे माशाल्लाह रावल दस्ते से रख के आप अमन कर लेंगे, आप जो है इस मुल्क में खुशहाली लेकर आ जाएंगे। और आपका सवाल रहा जहां देखे तंग आमद बजंग आमद, मत लोगों के गैज़ो गज़ब को जो है ललकारें। जहां तक ताल्लुक है उनका वोट का, वोट तो उन्होंने 8 फरवरी को 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शंस में उन्होंने साबित कर दिया कि आपने सब कुछ छीना, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने लेकिन सर अगर आप ये मान लें खोसा साहब के उन्होंने साबित भी कर दिया, लेकिन इस वक्त भी इनको शर्म आनी चाहिए जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, और जो कहते थे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये हारे हुए लोग जो है अवाम का डाका किया, मैंडेट पर भी डाका मारा। पहले तो धरती माँ को इन्होंने नचोड़ा और लूटा 3 मरतबा, अब इन्होंने मैंडेट पर भी डाका मारा है। तो लोग माफ कीजिए, लेकिन सर अभी आप लोगों का साथ होना अच्छी बात है, बट पाकिस्तान की भी तो एक रियलिटी है ना खोसा साहब, बिजली के बिलों में पाकिस्तान की भी एक रियलिटी है। परसों जो हड़ताल हुई थी, आवाज नहीं आ रही सर, गिर हड़ताल थी, पूरी दुकानें बंद थी सारी है। और ये आपको अगर नजर नहीं आ रहा कि ये अवाम नहीं निकलेगी तो फिर आप किसी और दुनिया में रहते हैं। सर बस मसला ये है कि पाकिस्तान की भी तो एक रियलिटी है ना सर, और वो रियलिटी ये है कि यहाँ पर खाली मकबूलियत काम नहीं आती है। मकबूलियत आपसे पहले भी कुछ लीडरान की बहुत ज़्यादा थी, बट कबूलियत का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब इस रियलिटी से आप टकरा चुके हैं, फिलहाल कोई असर नहीं हो रहा है, ना ही इसके समरात आपको मिल रहे हैं। पाबंद सलासिल आप हैं, भुगतना आपको पड़ रहा है, पार्टी का तितर बितर शिराजा पहले हो चुका था, और अभी भी नज़र नहीं आ रहा कि बहुत जल्द कोई आपके ऊपर रिलीफ जो है वो आता नज़र आ जाएगा। हर किसी से आपकी सियासी मुखालफत भी है। तो सर इसका समर तो यही है दैट यू आर आइसोलेटेड एंड राइट नाउ आप इक्तदार से कोसों दूर हैं, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए अगर आप रिफॉर्म लाना चाहते। एक बात तो ये है, इक्तदार से दूर हम बिल्कुल भी नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा सूबा में हमारा इक्तदार है,
अब 8 आप सितंबर को देख लेंगे जिस तरीके से काफिले सवाबी का जो जलसा हुआ है, मैं वहां मौजूद था, मीलों मील तक जो है लोगों की सरी सर थे और हमें पहुंचने में भी 6-6 घंटे लगे जलसा गाह तक पहुंचने में। ये क्यों इतने खौफ हैं? अगर लोगों की कुव्वत इनके समझते हैं कि लोग मर चुके हैं, लोग पाकिस्तान छोड़ जाएं, भाग जाएं, लोग नौजवान जो है मायूसी की दलदल में धकेले जा रहे हैं, लोगों का रोजगार छीन लिया गया है। क्योंकि अब अगर देखें तो ये यूटिलिटी स्टोर वाले नहीं है, बहुत सारे जो है वो बेचारे बेरोजगार किए जा रहे हैं, जो सड़कों पर आया चाहते हैं और आ भी रहे हैं, जो हमारे पास पार्लियामेंटेरियंस में के पास भी हमारे पास आकर चीखो पुकार करते हैं और हम उनकी आवाज बन के असेंबलियों में करते हैं। लेकिन इनके तो टस और मस नहीं हो रहे हैं। ये हुकूमत चूंकि ये आई ही लूट और प्लंडर के लिए है, अब जो बचा हुआ ढांचा है उसको भी गिद्धों की तरह नचोड़ रहे हैं। अरे बाबा, मुझे कोई हक नहीं है किसी पर ये फतवा देने का कि ये मुहिब्बे वतन है या नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा सा रहम करें अपनी मादर वतन पर। कोई धरती माँ से इस तरह भी करता है जिस तरह हमने किया है। इनकी तो सारी जायदादें, हमारी सारी अशराफिया, फिर मैं कहूंगा सियासतदान नहीं, सिर्फ सारी अशराफिया के महल्लात बाहर हैं, जायदादें बाहर हैं, दौलतें बाहर हैं, जागीरें बाहर हैं, औलादें बाहर हैं, तालीम इनके बाहर है, इलाज बाहर करवाते हैं और फिर ये कहते हैं लूट कर यहाँ से ले जाते हैं दौलत और फिर लोगों को कहते हैं कि आए यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करें। कोई पागल होगा आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा जब ऐसी अफरा तफरी का आलम होगा, जहाँ कोई किसी को सुकून नहीं है, जहाँ उम्मीद और आस आपने अवाम से छीन ली है, जहाँ ब्रेन ड्रेन ही सिर्फ नहीं हो रहा है, कैपिटल आउटफ्लो भी हो रहा है, जहाँ इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है, जहाँ बेरोजगारी का ये आलम है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। तो अली हैदर यार, मैं तो कहूंगा कि रहम करो इस धरती माँ पर, कम से कम प्यार करो धरती माँ से जिसने सब कुछ आपको दिया है। कहते थे कि जी ये जो है ये है वो वसाइल, ये है वो खतरी कत उछाल के फेंकते थे, ये है वो वसाइल जिससे जो है ये हमने खरीदे हैं पाक लेन व्यू के, और अब मानता ही कोई नहीं है। और फिर वो पाक लेन जो के अलावा जो वन हाइड पार्क पैलेस जो हसन नवाज शरीफ के बेटे ने 50 अरब रुपए में मलिक रियाज से को बेचा, जहां से वो जो है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होकर जो है वहाँ की लंदन की जो है क्राइम एजेंसी ने वो शुरुआत की थी। अरे बाबा, इनसे पूछे तो सही, इनके दुबई के स्काई स्क्रैपर्स समदी साहब के और इनके लिमोजीन की एक पूरी गाड़ियों की रेल पेल है, और वो कहाँ से आए? अरे भाई, सारा आप पागल समझते हो लोगों को। ये कीड़ा मकोड़ा आज जो है डिजिटल दौर है। अब दूसरी सर वहां पे भी तो प्रॉब्लम है ना सर, लोगों को अभी कवानीन भी बड़े सख्त बन चुके हैं। खोसा साहब, आपने कहा कि जी हमारी पार्टी का इंतशार, माफ कीजिएगा, कोई इंतशार पार्टी के अंदर नहीं है। एक ही कायदा है, इमरान खान लोगों की दिलों की धड़कन है, वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के भी खिलाफ है, वो धरती माँ को लूटने वाले के भी खिलाफ है। वो ना डील करेगा, ना वो जो है मुल्क छोड़कर सरूर महल में जाएगा। वो लोगों को हकूक दिलाकर ही यहाँ ही उसका मरना है, यहीं जीना है। इसलिए किसी को ये शक नहीं होना चाहिए। हाँ, अलीमा खान उसकी बीवी है, उसका कंसर्न है, और सॉरी बहन है, उसका कंसर्न भाई के लिए होता है। बुशरा बीबी उसकी बीवी है, उसको जाहिर है कि अपने शौहर की जो है जिंदगी और सेहत की जो है फिक्र होती है, लेकिन उससे अलावा उनका सियासत में कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इमरान खान के बुनियादी फलसफा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ है। सो ये जो धर रहे हैं ना, ये एक सारी आप मुझे सुन पा रहे हैं खोसा साहब? और ये तो फख्र की बात है कि उसे चांसलर जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नामजद किया गया है, और उनके हिसाब से जो 1.25 लाख जो वोटर है, इलेक्टोरल कॉलेज है, वो आप देखेंगे कि इमरान खान को इलेक्ट करेगा एज चांसलर, और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एजाज होगा। और ये सना खान जो सरकारी मरासी हैं, ये कहते हैं जी जो यहाँ इलेक्शन बल्दियाती नहीं लड़ सकता, वो कैसे बन सकता है? वो बनेगा, ये तुम्हारा कानून नहीं है।
और ना ही ये राजा सिकंदर वहां का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ना इलेक्शन कमीशन तुम्हारी पाकिस्तान की है, एस्टैब्लिशमेंट के गुलाम है, और ना ही तुम्हारा इलेक्टोरल कॉलेज तुम्हारा जो है अपना वो है जिनका फॉर्म 47 के जरिए आप जिसको चाहो नतीजे को बदल के रख दो। इमरान खान इज द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, लोगों की दिलों की धड़कन है, पाकिस्तान का फख्र है, पाकिस्तान का एजाज है। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो दुनिया का सबसे बड़ा तालीमी इदारा है उसका बनेगा और मुंतखब होगा। ठीक है खोसा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, क्या इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम के नाम पर आवाम को लूटा जा रहा है? क्या कोई फ्रॉड किया जा रहा है? इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, क्या इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर आवाम से फ्रॉड किया जा रहा है? सेनेट की कायमा बराए खजाना के चेयरमैन सलीम मामडीवाला कहते हैं रिवायती बैंक कर्जों पर कम मुनाफा कमाते, जबकि इस्लामिक बैंकों की जानिब से सारिफीन को महंगी शरह पर कर्ज दिया जाता है। सलीम मामडीवाला ने कहा है कि इस्लामी बैंकारी में कर्ज लेने पर 25 से 30% सूद लिया जाता है और कन्वेंशनल बैंकारी 20% शरह सूद पर चार्ज की जाती है। तो क्या वाकई इस्लामी बैंक रिवायती बैंकों से भी ज्यादा सूद ले रहे हैं? इस पर बरतानवी नशरियाती इदारे बीबीसी ने एक तफसीली रिपोर्ट जारी की है। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बराए इस्लामिक फाइनेंसिंग है। बीबीसी ने इसके डायरेक्टर अहमद अली सिद्दीकी से बात की। उन्होंने कहा कि इस्लामी बैंकारी में सरमाए की फराहमी शराकतदारी, खरीदो फरोख्त या किराएदारी के शरई उसूलों पर होती है। मसलन अगर इस्लामी बैंक से गाड़ी खरीदने के लिए रकम ली जाए तो इस्लामी बैंक और सारिफ उस गाड़ी में शराकतदारी करते हैं। इस्लामिक बैंक एक खास मुद्दत के लिए गाड़ी में अपना हिस्सा सारिफ को किराए पर दे देता है। सारिफ गाड़ी की असल रकम के साथ साथ वो किराया भी अदा करता रहता है। जब गाड़ी की पूरी रकम अदा हो जाती है तो सारिफ गाड़ी का मालिक बन जाता है। गाड़ी की असल रकम के ऊपर जो किराया होता है वही इस्लामिक बैंक का मुनाफा होता है। इस दौरान गाड़ी को कोई नुकसान हो जाए तो बैंक अपने हिस्से के मुताबिक नुकसान भी बर्दाश्त करता है। इसे मशारा कहा जाता है, यानी बैंक और सारिफ असासे के मुश्तरका मालिक होते हैं। इसी तरह अगर इस्लामी बैंक किसी मालियाती प्रोजेक्ट या तजारत के लिए सरमाया देता है तो इसे मरहबा कहा जाता है। अगर एक फरीक रकम लगाए और दूसरा फरीक इस रकम से कारोबार करे, मेहनत करे और मुनाफे को तकसीम करने के लिए कोई मुआहदा किया जाए तो इसे मुजारबा कहा जाता है। जो बैंक इस्लामी बैंकारी की सहूलियात फराहम करते हैं इनके मुताबिक रिवायती बैंकारी में रकम एक तिजारती चीज है, इसलिए इसे इसकी फेस वैल्यू से ज्यादा नर्ख पर भी फरोख्त किया जा सकता है और किराए पर भी दिया जा सकता है। लेकिन इस्लामी बैंकारी में रकम को इसकी फेस वैल्यू से ज्यादा नर्ख पर फरोख्त नहीं किया जा सकता और किराए पर भी नहीं दिया जा सकता। अगर रकम तिजारत की गर्ज से दी जाए तो बैंक नफा और नुकसान दोनों में हिस्सेदार होता है और इस्लामी बैंक इस बात को भी यकीनी बनाता है कि वो किसी नाजायज शय या अमल का फिनांस न करे। इस्लामी बैंकों ने उलमाए कराम पर मुश्तमिल शरीयत बोर्ड भी रखे हुए हैं जो यकीनी बनाते हैं कि बैंक के तमाम उमूर शरीयत के मुताबिक। इसी बुनियाद पर मुफ्ती तकी उस्मानी कह चुके हैं कि पाकिस्तानी इस्लामिक बैंक में अगर कोई मुसलमान पैसे डिपॉजिट करेगा तो इससे हासिल होने वाला मुनाफा हलाल होगा। मैं बहसत मजमूई ये कह सकता हूँ कि अगर कोई मुसलमान किसी इस्लामिक बैंक में डिपॉजिट रखता है, उस पर उसको मुनाफा मिलता है तो वो इंशाअल्लाह उसके लिए हलाल है। जो पाकिस्तानी बैंक है, जो इस्लामी बैंक है, उन सब में के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि एक मुसलमान अगर उसमें डिपॉजिट करेगा तो इस पर इंशाअल्लाह जो मुनाफा मिलेगा वो हलाल होगा। लेकिन एक इस्लामी बैंक ने अपनी वेबसाइट पर सरमायाकारी के लिए जो शराइत लिख रखी हैं, इनके मुताबिक अगर किसी कंपनी ने कारोबार के लिए सूदी कर्ज ले रखे हैं तो वो कुल कर्ज के 37% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब सवाल यह है कि सूद तो 1% भी हराम है, फिर 37% की इजाजत क्यों? और सवाल तो यह भी है कि अगर इस्लामी बैंक कर्ज पर रिवायती बैंकों से भी ज्यादा मुनाफा वसूल कर रहे हैं तो वो मुनाफा हलाल कैसे? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर इस्लामी बैंकारी जनाब यूसुफ इब्नुल हसन है। यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया। अब ये जो सलीम मामडीवाला साहब ने कहा है कि इस्लामिक बैंकिंग वाले सूदी बैंक वालों से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, क्या ये सच है? कोई बैंक अपनी इजारादारी कायम नहीं कर सकता। हाँ, इसका एक तरीका है इससे छुटकारा हासिल करने का कि स्टेट बैंकों को आजाद कर दे, इसके मुनाफे को भी आजाद कर दे और इसकी कॉस्ट को भी आजाद कर दे। ये कायबोर हटाए अपने पास से
क्या वजह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आजादारी कायम करने के लिए कायबोर का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसमें वो बैंक को पाबंद करता है कि तुम इतना अमाउंट जो है इसके ऊपर तुम पैसा बेचोगे और इतने अमाउंट पे तुम पैसा लोगे। अब बैंक जो है वो कमा रहा है 40% और अपने खातेदारों को दे रहा है वो 10%, तो 30% तो बैंक की जेब में जा रहा है ना, तो ये तो नाजायज है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं इस चीज को नहीं मानता कि कोई बैंक जो है वो अपने तय जनाब अपने रेट्स को फिक्स करे। हाँ, 2-3% का कुशन होता है जो बैंक अपना रखते हैं, जो स्टेट बैंक उनको इजाजत देता है, मगर ओवर एंड अबव ऐसा नहीं होता कि 10% कन्वेंशनल बैंक ले रहे हैं और 25% इस्लामी बैंक ले रहा है। अच्छा सर, तो सर इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे जो पैसे इस्लामिक बैंक वाले कमाते हैं वो किस तरह जायज है, वो सूद क्यों नहीं होता है सर? देखें, सूद को पहले तो तय करना है सूद है क्या। सूद की इंटरप्रिटेशन सिवाय अरस्तु के और बाकी सूद की इंटरप्रिटेशन दी किसी ने नहीं है। असल चीज तो रिबा है जिसकी ममनुअत जिसको ममनू करार दिया गया है। लेके सूद दरअसल पैसे से पैसे को खरीदना, यानी पैसे से पैसे को खरीदना। बैंक जो है जब आपको गाड़ी देते हैं वो पैसे से पैसे को नहीं खरीदते, बल्कि वो पैसे से गाड़ी खरीद के आपको देते हैं और फिर अपनी किस्तों में गाड़ी लेते हैं, गाड़ी की कीमत लेते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि जब वो एक गाड़ी आपको खरीद के देंगे, आप उस गाड़ी को इस्तेमाल करेंगे, उसका वेयर एंड टेयर होगा, तो उसका कोई किराया तो आप देंगे। ऐसा तो नहीं होता कि जनाब आपको बैंक जो है वो एक गाड़ी खरीद के दे दे या एक मकान खरीद के दे दे या आपको कोई चीज ऐसी दे दे और उसके बाद उसके अंदर अपना किराया भी ना ले। आप जब टैक्सी में जाते हैं या रेंट कार लेते हैं तो आप उसको किराए पे लेते हैं। बैंक से गाड़ी लेना या बैंक से कोई अशिया लेना लीजिंग के ऊपर, इजारा के ऊपर, आप अपने सेविंग कंडक्ट में जाते हैं, यानी बचत की एक आदत आपके पास आती है जो आपकी साख को बढ़ाती है। यानी आप बैंक से अगर गाड़ी लेते हैं तो आप अपनी इक्विटी शामिल करते हैं, उसमें बैंक अपना हिस्सा शामिल करता है और फिर उसके बाद गाड़ी आपको दे दी जाती है। आप अपना किराया बचाते हैं और गाड़ी आपके नाम होती चली जाती है। एक वक्त आता है वो गाड़ी आपकी हो जाती है। तो आप तो सेविंग कर रहे हैं, या मकान आप ले रहे हैं तो आप तो अपनी सेविंग कर रहे हैं, ये कंपलसरी सेविंग है। वो जो आप नहीं कर सकते, जो किराए की सूरत में दे रहे होते हैं और जो आप अपने कॉस्ट की सूरत में दे रहे होते हैं, वो बचत की सूरत में चला जाता है, यानी एक अशिया के मालिक आप बन जाते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि इसमें आप सूद किस चीज को कहते हैं? सूद आप उस चीज को, उस अमाउंट को कहते हैं, उस रकम को कहते हैं जो मैं आपको देता हूं और आप मुझसे लेते हैं और उस पर मैं एक गारंटी लेता हूं कि साहब आप ये मुकर्रर मुद्दत में मुझे आप देंगे और इसके ऊपर मुझे इतना देंगे। गारंटी मैं नहीं ले सकता, गारंटी सिर्फ अल्लाह ताला ले सकते हैं। गारंटी इंसान को अल्लाह ताला ने ये ताकत ही नहीं दी कि वो गारंटी ले। तो लिहाजा जब इंसान गारंटी देता है और गारंटी लेता है और गारंटी लिखता है और गारंटी की शहादत देता है तो इंसान शिर्क में चला जाता है, यानी अल्लाह ताला की जुरिस्डिक्शन में दाखिल हो जाता है। बैंक ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं करते। बैंक अंडरटेकिंग के ऊपर आपसे काम करते हैं और वो कहते हैं भाई मैं आपको गाड़ी दे रहा हूँ, इतने पैसों की गाड़ी है, आप मार्केट में देख लीजिए गाड़ी जाके, मुझे आके बता दीजिए, आप अपनी इक्विटी 20% 30% डाल दीजिए, उसके बाद मैं आपको मिला के गाड़ी दे देता हूँ। अब गाड़ी आप इस्तेमाल कीजिए और मुझे मेरी रकम देते चले जाइए। तो रकम वापस करना भी जरूरी है, ये भी ईमान का हिस्सा है कि जिससे आप रकम लें उसको रकम वापस करें। तो सर अगर यही रिवायती बैंक कहे कि मैं सूद नहीं ले रहा, मैं किराया दे रहा हूं, तो फिर क्या वो जायज हो जाएगा? क्योंकि आपने जितनी भी इस्लामी तालीमात के हवाले से जो आपने मिसालें दी हैं, ऐसी कोई मिसाल क्या मौजूद है? नहीं, ऐसी कोई मिसाल नहीं है, मेरे नजदीक नहीं है। मुझे 50 साल हो गए इसी चीज में, ऐसी कोई मिसाल नहीं है। देखें, इस्लाम में बैंकिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो आप इस्लामी बैंक करते हैं, इस्लाम में बैंकिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दौरे हाजिर में बैंकिंग के दो कॉन्सेप्ट हैं, दो नजरिए हैं, एक रिवायती बैंक और एक समाजी बैंक, यानी जैसे सोशल बैंक और एक कन्वेंशनल बैंक। हाँ, इस्लाम में बैंकारी जो है वो दरअसल दो नजरियों पर कायम होती है, अमानतदारी और तिजारतगाह। यानी बैंक जो है वो अमीन है और बैंक जो है वो तिजारत करता है। कन्वेंशनल बैंक पैसे से पैसे की तिजारत करता है
और इस्लामी बैंक, जिसको आप इस्लामी बैंक कहते हैं, वो पैसे से अशिया की तिजारत करता है। देखिए एक बात याद रखें, पैदावारी अवामिल 4 हैं, मैन, मनी, कमोडिटी एंड सर्विसेज। जब इंसान पैसे से कमोडिटी खरीदता है या बेचता है, जब इंसान पैसे से सर्विसेज खरीदता है या बेचता है, तो वो तिजारत में जाता है। मगर जब इंसान पैसे से पैसे को खरीदता है और पैसे से पैसे को बेचता है, तो वो सूद में जाता है, यानी रिबा में जाता है। रिबा क्या है? रिबा दरअसल सूद रिबा की ही एक किस्म है। रिबा के तकरीबन 108 एक्ट हैं जो इंसान अपनी जिंदगी में करता है, यानी नाजायज पैसा कमाना, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं सोशल क्राइम, यानी समाजी बुराइयों को रिबा के जुमरे में डाला जाता है इस्लाम के माशी निजाम के अंदर। तो बैंक अगर आपसे अशिया की तिजारत कर रहा है तो बैंक सूद पे काम नहीं कर रहा है, मगर अगर बैंक आपसे पैसे की तिजारत कर रहा है तो बैंक पे सूद पे काम कर रहा है। ठीक है यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और बड़ी क्लैरिटी दी आपने इस हवाले से। नाज़रीन यहाँ पर एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर नाज़रीन, अमीर बालाज टीपू कत्ल केस के मरकजी मुलजिम एहसन हसन शाह की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद लाहौर के अहम गैंग वॉर केस की गुत्थियां मजीद उलझ गई। एहसन शाह की हलाकत के बाद उनकी जेल में बैठकर एक पुलिस अफसर के कत्ल की साजिश के हवाले से ऑडियो लीक सामने आई, जिसकी बुनियाद पर एहसन शाह की बीवी तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। CIA सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट की मुद्दियत में एहसन शाह की बीवी तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के खिलाफ थाना इछरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में धमकियों और टेलीग्राफ एक्ट के दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे में कहा गया कि अमीर बालाज टीपू को गोगी भट्ट और तीफी भट्ट ने एहसन शाह के जरिए कत्ल करवाया। सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट ने FIR में यह मौकफ भी इख्तियार किया कि गोगी भट्ट और तीफी भट्ट ने एहसन शाह की और उसकी बीवी के जरिए मेरे कत्ल की मंसूबाबंदी की और राज अफशा होने पर एहसन शाह को कत्ल करा दिया। FIR में कहा गया कि अब मुझे गोगी भट्ट, तीफी भट्ट और एहसन शाह की बीवी की जानिब से जान का खतरा। इससे पहले 23 अगस्त को अमीर बालाज टीपू कत्ल केस के जेल में कैद मुलजिम एहसन शाह को मुबैना मुकाबले में मार दिया गया और एक रोज पहले मंजर-ए-आम पर आने वाली एहसन शाह की मुबैना ऑडियो में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। अमीर बालाज को इस साल फरवरी में साबिक DSP अकबर इकबाल के बेटे की शादी तकरीब में शूटर ने कत्ल कर दिया था, जबकि CIA सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट ने एहसन शाह को बालाज कत्ल केस में गिरफ्तार किया था। ऑडियो लीक के मुताबिक एहसन शाह ने मुबैना तौर पर जेल से एक खातून दोस्त को फोन किया। ऑडियो में एहसन शाह ने खातून से एक पुलिस ऑफिसर के कत्ल की मंसूबाबंदी का जिक्र किया। एहसन शाह ने ऑडियो में कहा कि मैं बहुत जल्द जेल से बाहर आ रहा हूं, रिहा होते ही 1 माह के लिए सऊदी अरब चला जाऊंगा। एहसन शाह ने कहा कि सऊदी अरब जाने से कबल गिरफ्तार करने वाले शख्स का काम करके जाना है। ऑडियो में खातून ने एहसन शाह से पूछा कि कौन है जिसने गिरफ्तार किया, जिस पर एहसन शाह जवाब देता है कि तुम्हारे वालिद का दोस्त है, बादामी बाग वाला। एहसन शाह ने कहा कि जेल का बहुत बड़ा फनकार बन चुका हूं, शकील भट्ट का काम तमाम करके बॉस को तोहफा दूंगा। एहसन शाह ने जेल से पुलिस ऑफिसर के कत्ल के लिए शूटर हायर करने का भी इंकशाफ किया। जेल का फनकार हो गया। मैंने टीम बड़ी अच्छी बना ली। सबसे पहले मैंने सोचिए चले ना 1 महीने के अंदर ही मैंने तोहफा दे देना वो आपको बड़ा जबरदस्त। जो बदामी बाग वाला है ना जिसने मेरे साथ ड्रामा किया, पता है ना, नाम ना नहीं, तेरे बेटा भी दोस्त है। हेलो, हाँ मैं सारा प्लान कर लेता। कौन हो? तेरे पापा का दोस्त कौन है जो मुझे पकड़ के ले गया? हाँ। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किशोर ने तस्दीक की है कि ऑडियो मुल्जिम एहसन शाह की है।
उधर लाहौर पुलिस ने अमीर बालाच टीपू कत्ल केस के मरकजी मुलजिम एहसन शाह की मुबैना ऑडियो सामने आने के बाद एहसन शाह की अहलिया अरीशा शाह की गिरफ्तारी के लिए छापा भी मारा, ताहम वो पुलिस के हाथ ना आई। जराये के मुताबिक अरीशा जनाजे के फौरी बाद घर से गायब है। अरीशा के वालिद के घर पर भी ताला लगा हुआ है और वो पूरी फैमिली समेत गायब है। दूसरी जानिब एहसन शाह की वालदा ने भी थाना रावी रोड में अरीशा के खिलाफ चोरी के मुकदमे की दरख्वास्त दे दी और इल्जाम आयद किया कि अरीशा घर से लाखों रुपए मालियत के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई है। लाहौर पर गैंगस्टर्स का राज कोई नई बात नहीं। इस साल जुलाई में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से वजीर आला मरियम नवाज को भिजवाई गई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि पंजाब भर में सबसे ज्यादा गैंगस्टर्स लाहौर शहर में मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 127 गैंगस्टर्स के 332 कारिंदे मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्विस है। अमीर बालाच टीपू कत्ल केस के मरकजी मुलजिम एहसन शाह की मुबैना ऑडियो ने गैंगस्टर्स में घिरे शहर की जेलों के अंदर भी गैंगस्टर्स के ताकतवर नेटवर्क की निशानदही करके खतरे की घंटी बजा दी है। एहसन शाह की मुबैना ऑडियो ने लाहौर में पंजे गाड़े खतरनाक गैंगस्टर्स के बारे में एक बार फिर बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या वाकई गोगी बट और तीफी बट ने एक तीर से दो शिकार किए और पहले एहसन शाह के जरिए बालाच टीपू को कत्ल करवाया और फिर एहसन शाह को भी मरवा दिया। सवाल यह भी है कि एहसन शाह को जेल में खतरनाक फोन कॉल की सहूलत कैसे मिली, फोन किसने रिकॉर्ड किया और ऑडियो पुलिस के हाथ कैसे लगी। इससे भी अहम सवाल जिसने जेलों के निजाम पर सवालिया निशान लगा दिया, क्या वाकई गैंगस्टर्स जेलों में बैठकर शूटर्स भर्ती कर रहे हैं। इसके साथ नाज़रीन प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।